वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है यूके पीएससी अपर सबऑर्डिनेट की। 11 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक। यह है टेस्ट नंबर 12। अभी तक हमने पिछले 4 टेस्ट में इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मध्य प्राचीन कालीन भारत के इतिहास। तो इम्पोर्टेंट है सारे प्रश्न। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने या पहलवों ने? देखिए, ये तो चलो सीधा सीधा पूछ लिया। इसमें ये भी पूछ लेता कि घटते और बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए तो इन्होंने किया, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, कुषाण सबसे अंत में आएगा। तो देखिए, यूनानियों ने सबसे पहले 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इनके आने का क्रम देखें तो हिंद यूनानी सबसे पहले, शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। शी हुआंगटी ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण निम्नलिखित में से किसके हमलों से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए करवाया था? यूनानी, पहलव, शक या कुषाण? शी हुआंगटी, चीन की विशाल दीवार। यह भी पूछा था प्रश्न, चीन की विशाल दीवार किसने बनवाई? शी हुआंगटी ने, शकों से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। तो चीन की विशाल दीवार का निर्माण राजा शी हुआंगटी ने शीथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए करवाया था। नंबर 3 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय इतिहास में यूनानियों ने बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया था। आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित था। चीन में, भारत में, अफगानिस्तान में? बैक्ट्रिया नामक राज्य अफगानिस्तान में स्थित था। तो यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया था। नंबर 4 पर आ जाइए। किस काल में सबसे पहले पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ? पक्की हुई ईंटों का प्रयोग सबसे पहले हुआ मौर्य काल में। तो मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ और मकान बनाने के लिए पकी हुई ईंटें और लकड़ी का भी ये प्रयोग करते थे। नंबर 5 पर आ जाइए। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है अशोक की धार्मिक नीति, मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया और प्रांतों में दमनकारी शासन था। सभी हैं ये, ठीक है। डी है इसका आंसर। तो देखिए, अशोक की धार्मिक नीति जो है वो ब्राह्मणों के विरुद्ध थी। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और कर्मकांडीय अनुष्ठान पर रोक लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? ब्राह्मणों की आय में जो है कमी आई और ब्राह्मणों में उसके प्रति विद्वेष की भावना जगी। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया और अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष ही खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए अशोक शासकों ने सोने की देव प्रतिमाएं तक गला दी और साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण प्रांतों में दमनकारी शासन भी था। सारे सही हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। ये अलग से प्रश्न पूछते हैं 1 नंबर में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सही है, ठीक है, बृहदत्त था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है वो बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये एक अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, ठीक है। और शुंग वंश की नींव रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने। नंबर 7 पर आ जाइए। मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था और सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता था वो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सन्निधाता राजकोषीय कोषागार का संरक्षक होता था। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होंगे। फिलहाल ये दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर, ठीक है। डी है ना, दोनों गलत हैं।
तो समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षक होता था। भंडागार, ठीक है। नंबर 8 पर आ जाइए। मौर्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इस वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। और मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत सेल्युकस के अधीन था क्या? बिल्कुल, ये सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और उसने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलट करके मौर्य वंश का शासन जो है कायम किया। और 9वीं सदी में विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की, जिसमें चंद्रगुप्त द्वारा मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का वर्णन किया गया है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्युकस की गुलामी से मुक्त किया और यह प्रदेश सिंधु के पश्चिम में पड़ता था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में या शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है? अशोक के नाम का उल्लेख मास्की शिलालेख में है, गुर्जरा शिलालेख में है और उदय गोलम शिलालेख में भी है। भ्राभू में नहीं है, ठीक है। भाब्रू में नहीं है और इसके प्रथम अभिलेख में भी है। तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है मास्की में है, गुर्जरा में है और उदय गोलम में भी है, ठीक है। इसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है अशोक का। अशोक के नाम का उल्लेख प्रथम लघु शिलालेख में भी है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कौन से शिलालेख में इसके नाम का उल्लेख है अशोक, मान लीजिए ऑप्शन में 13वां शिलालेख है तो गलत, दूसरा है गलत, चौथा है गलत, प्रथम में है, ठीक है। बाकी मास्की में, गुर्जरा में, उदय गोलम में, लेकिन भाब्रू में नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि दोनों यूनानी हैं? किस स्थान पर? अफगानिस्तान में। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि क्रमशः अरमाइक और यूनानी दोनों हैं। देखिए, अभिलेख भारत में, ये अभिलेख जो है भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखित हैं, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्ठी और अरमाइक लिपियों में है। नंबर 11 पर आ जाइए। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख या शिलालेख में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर है 13वां शिलालेख या अभिलेख। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख या शिलालेख में किया गया है, तो बी सही है। राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात सम्राट अशोक ने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है और इसी युद्ध का वर्णन है उसके 13वें शिलालेख में या अभिलेख में। नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, उसने किसने, ऊपर प्रश्न में अशोक मेंशन करना रह गया थोड़ा, ठीक है। अशोक की बात हो रही है। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक ने, ठीक है। अशोक समझिए, यहाँ पे अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की और अशोक बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन करवाया। अशोक ने तीसरी का ही करवाया था ना, सही है दोनों के दोनों। तो देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्राएं की। उसकी इस यात्रा के लिए धम्म यात्रा शब्द का उल्लेख मिलता है, तो पहला करेक्ट हो गया। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन यानी तीसरी संगीति का आयोजन करवाया, तो दूसरा करेक्ट हो गया। तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। यह भी पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। नंबर 13 पर आ जाइए। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, धम्म महामात्र अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था और समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजुक की नियुक्ति की गई थी। दोनों सही हैं, इंटरचेंज कर दें। देखिए, जो राजुक होता था वो पुरस्कार और दंड देने का अधिकारी होता था, ठीक है। और धम्म महामात्र जो है समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती थी। तो गलत हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, गलत है, तो डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, अशोक ने
धम्म महामात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए की थी, और राजुक जो होता था वो अधिकारियों को पुरस्कार देने और दंड देने का अधिकार दिया गया था राजुक को, राजुक अधिकारियों को। नंबर 14 पर आ जाइए। अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा सही है? अशोक ने पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी, सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया उसने, राज्य में अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया उसने। ये सारे कथन सही हैं, बिल्कुल, ये सभी किया था उसने। 15 प्रश्न है, मौर्य शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो समितियों द्वारा किया जाता था, और राज्य में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था। क्या दोनों बात सत्य हैं? बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, मौर्य शासन समितियों की सहायता से किया जाता था। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों में प्रशासन की व्यवस्था थी, और पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था, और प्रशासन के कार्य के लिए बनाई गई समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, बाटों और मापों का नियमन आदि काम करती थीं। तो ये प्राचीन कालीन भारत के 15 प्रश्न थे। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले ही पूछे गए हैं, ठीक है, और इन्हीं की पुनरावृत्ति एग्जाम में होती रहती है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।